तो आज की क्लास की शुरुआत हम रिफ्लेक्शन को ही आगे बढ़ाएंगे। रिफ्लेक्शन में हमने क्या कुछ पढ़ा वही चीज़ें हम सीख रहे होंगे। और सबसे पहली बात, कल की क्लास में लास्ट में हम डेविएशन पे थे। डेविएशन पढ़ा था ना हमने, डेविएशन इन रिफ्लेक्शन। यस सर। तो उसमें दो कौन सी टर्म्स हैं, पता नहीं आप वाली क्लास में कल आ पाई थी कि नहीं, तो मैं बता देता हूँ। एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। क्या ये वर्ड आया था कल या नहीं? नो सर। नो सर। कि कोई भी सरफेस है, मिरर, कोई भी मिरर है, अगर इस पे कोई रे बिल्कुल यूं आके टकराए परपेंडिकुलरली, तो ये होता है नॉर्मल इंसिडेंस। आई कितना होगा इसमें बताओ? आई कितना होगा? जीरो। जीरो 90 डिग्री। ना 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री नहीं है, ये आई 0 डिग्री है। और अगर आप यहाँ से आर निकालेंगे तो आर भी कितना होगा? जीरो। जितना आई को नॉर्मल के साथ में लगाइए। डेविएशन कितना होगा? डेविएशन डेविएशन 360 डिग्री। 360 180 डिग्री। ये रे यूं जा रही थी और इतना बेंड हो गई, वापस चलेगी। आप कल वाले फॉर्मूले अप्लाई कर लो। 180 माइनस 2i, 180 प्लस 2i, कोई सा ही फॉर्मूला लगा लो। आई 0 रखोगे तो डेविएशन कितना आएगा? हाँ जी, डेविएशन आ गया समझ? 180 आएगा। 180 डिग्री, ठीक है। ये आपका होता है नॉर्मल इंसिडेंस। दूसरा जो है जिसकी चर्चा अभी हम कर रहे हैं, दैट इज ग्रेजिंग इंसिडेंस। ये क्या होता है? ग्रेजिंग इंसिडेंस मतलब रे इसको छूते हुए निकलती, ये होता है आपका ग्रेजिंग इंसिडेंस। मतलब क्या है, देखिए जैसे ये कोई मिरर था, ये पॉइंट है, रे यूं आ रही है और जस्ट टच करते हुए निकल गई, ये आपकी ग्रेजिंग इंसिडेंस। यहाँ आई कितना है? सर आपकी आवाज रुक गई। इको हो रही है। क्या क्या कह रहे हो? आवाज नहीं हो रही है। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। इको सर गूंज रही है सर। हाँ, इको तो चलो कोई नहीं, आवाज समझ में आ गई, मैं उसी में ले लूंगा, ये इसी क्लास के लिए है। आई कितना है? आई बताओ, आई कितना? 90 डिग्री। 90 डिग्री। और अगर आई 90 होगा तो जो आर है, आर भी आपका कितना हो जाएगा? 90, ठीक है। और इस केस में जो ये बनेगा डेविएशन, सॉरी, कोई डेविएशन है क्या? रे बिल्कुल सीधी निकल गई है, नो डेविएशन। नो डेविएशन। तो यहाँ इस केस में जो डेविएशन होगा वो 0 डिग्री। तो आप ये दोनों ऐड कर दीजिए, ये नॉर्मल इंसिडेंस होता है और वो ग्रेजिंग इंसिडेंस होता है। लिख लीजिए अपनी कॉपी में, नॉर्मल एंड ग्रेजिंग।
हो गया? यस सर, यस सर। ठीक है। अब जो हमारा जो चल रहा था टॉपिक वो था प्लेन मिरर। हम प्लेन मिरर पे थे और प्लेन मिरर में मैंने ये सिखाया था आपको कि अगर ऑब्जेक्ट कहीं साइड में भी हो तो भी इमेज बनती है। बताओ, कल बताया था? यस सर। इमेज ऑब्जेक्ट अगर ऊपर नीचे भी हो तो भी इमेज बन रही थी। अब यहाँ पे यस सर। उसी में हम एक चीज सीख रहे होंगे, दैट इज अवर फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू देखिए, ये आपने मिरर बनाया, ये आपने मिरर बनाया, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट है, एक्स डिस्टेंस दूरी इसकी इमेज बनेगी पीछे। ये हमने सीख रखा है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कितने इलाके में आपको वो इमेज नजर आ जाएगी, कितने इलाके में आपको वो इमेज नजर आ जाएगी। मतलब इस इमेज को फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते वो सीखिए। इस इमेज से मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके बढ़ा दीजिए। इस इमेज से मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करके बढ़ा दीजिए। यह आपका होता है फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज द फील्ड ऑफ व्यू। इस इलाके में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा ना, कोई भी ऑब्जर्वर होगा, इस इलाके में कोई भी ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये इमेज नजर आएगी। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब आ रहा है समझ क्या है? यस सर। ठीक है। और ये किस इलाके में खड़ा होगा? क्या? एक बार दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, सुनिए। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि इस इमेज को बाहर कितने लोग देख पा रहे हैं, किस इलाके में लोग देख पा रहे हैं, उस इलाके को कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे मान लो ये मिरर है, इसके पीछे इमेज बनी। अब कल जो मैंने वो केस करवाया था कि मैं यहाँ हूँ, मिरर साइड में है, तो क्या मैं अपनी इमेज देख पा रहा था? बताओ, मिरर साइड मैं अपनी इमेज नहीं देख पा, क्योंकि मैं फील्ड ऑफ व्यू से बाहर था। मैं फील्ड ऑफ व्यू से बाहर था। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है वो रीजन, वो इलाका कि उसके अंदर वो वाली इमेज नजर आ रही है। देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये बनी इसकी इमेज, पीछे बनी इसकी इमेज। ठीक है। अब ये इमेज कितने लोग देख पा रहे हैं वो हमने ये इस तरह से बना दिया। इमेज से मिरर के दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। क्या होगा कि लास्ट से लास्ट एक तो ये वाली रे है जो कहीं जाएगी, और एक ये वाली रे है जो कहीं जाएगी। लास्ट से लास्ट ऐसा है कि बस ये रे जाती है इस तरह से। तो ये आपका है फील्ड ऑफ व्यू। अब देखो, मान लो ऑब्जेक्ट यहां है, ये इमेज ना, ये मिरर है। बताओ इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? इस ऑब्जेक्ट की इमेज कल सिखाया था। अगर ये दूरी x है सर, इसके सामने अगर ये दूरी x है तो इसके इतने ही पीछे बनेगी x इधर, यहाँ बननी है इसकी इमेज। क्लियर ना? ठीक है। अब इसका फील्ड ऑफ व्यू पहले बताओ, ये वाला केस कल करवाया था ना लास्ट में उस दिन? यस सर। ठीक है। यस सर। अब देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू, इस इमेज से आप इसको ज्वाइन कीजिए, और इसको ज्वाइन कीजिए। ये बन गया इसका
फील्ड ऑफ व्यू। तब आप ये बताओ, इधर बोर्ड पे देख के बताओ, क्या ये ऑब्जेक्ट इस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में है? नो सर। नो सर। ये ऑब्जेक्ट इस इमेज के फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, इसीलिए ये इस ऑब्जेक्ट को अपनी इमेज नजर नहीं आती। तो फील्ड ऑफ व्यू का क्या कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, लिख लो, बना लो। डन सर। ठीक है, लिखिए, बना लिया? यस सर। एक मिनट। अच्छा ये बताओ, इस रूम में थोड़ी प्रॉब्लम आप कह रहे हो आवाज की है, क्या विजिबिलिटी में भी कोई दिक्कत है क्या बोर्ड में? नो सर। नो सर। नो सर। मतलब बोर्ड की विजिबिलिटी में वो रूम बेटर है कि ये रूम बेटर है, ये बताओ। उसमें मैं वैसे पेन से लिखता हूँ। ये वाला। क्या? सर ये वाला रूम। मतलब मैं थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंटल वे में इधर शिफ्ट किया है, और कुछ नहीं है, वो भी उधर ही है। उसमें वो छोटा बोर्ड है और मार्कर से लिखता हूँ मैं, इसमें बड़ा बोर्ड है और चौक से लिखता हूँ। तो विजिबिलिटी बताओ पहले, ये चौक वाली बेटर है और मार्कर वाली? चौक वाली सर। सर चौक। चौक वाली ज़्यादा बेटर है। आवाज़ का कुछ करेंगे, आवाज़ का यार कुछ करेंगे। आप कुछ सजेस्ट करो कि कैसे इको कम की जाए। हाँ भाई, कोई सजेशन दो, ये इको कम कैसे की जाए? वैसे मेरी आवाज़ समझ आ रही है, इको तो है लेकिन समझ आ रही है। यस सर। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एक मिरर लगा रखा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंथ है d और ये लेंथ है 2d। ये कोई रोड है, ये सब हॉरिजॉन्टली रखे हुए हैं। ये इसके मिरर के पैरेलल एक रोड है, मिरर के पैरेलल एक बड़ा सा रोड है, इस पे एक ऑब्जर्वर जा रहा है, वो एक कांस्टेंट स्पीड v से जा रहा है। पहले ये बताओ, क्या अरेंजमेंट समझ आ गया है? क्या 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 बोला है मैंने? यस सर, एक बार रोड वाला रिपीट करना। देखो ये मिरर रखा है, जैसे ये कोई रोड है, लंबा सा बड़ा सा रोड है, बगल में एक मिरर है, इधर कोई मिरर है और ये एक बड़ा सा रोड है। मिरर और रोड के बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, मिरर और रोड के बीच में, और ये भी इस तरह से, ये लेंथ 3D है और ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से d डिस्टेंस पे, और मिरर की लेंथ है 2D, और ये रोड पे कोई ऑब्जर्वर चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड भी। अभी आ गया, समझ आ गया? यस सर। यस। ठीक है, आपको ये बताना है कि फाइंड द टाइम
for which the observer can see the image of O। ये जो O बना के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसकी इमेज कितनी देर तक ऑब्जर्वर देख सकता है, ये आपको बताना है। कीजिए ट्राई। करवाऊं मैं? सर 3D by V हो सकता है, देखते हैं। सुनो, सबसे पहले इसकी इमेज बनाओ। इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनेगी? डिस्टेंस पीछे ये बनी इमेज, ठीक है। अब इस इमेज का बनाओ फील्ड ऑफ व्यू। अब आप इस इमेज का बनाइए फील्ड ऑफ व्यू। कैसे बनाएंगे? मिरर के दोनों एंड्स को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दें। हाँ भाई, समझ आया? ये इतनी दूरी, Yes. इतनी दूरी इसकी बनी फील्ड ऑफ व्यू। मान लो डिस्टेंस x है, सपोज ये फील्ड ऑफ व्यू वाली डिस्टेंस x है। मुझे x निकालना होगा कि x कितना होगा। फील्ड ऑफ व्यू वाली डिस्टेंस x है, तो ये x निकालना है। बिकॉज अगर x आ गया तो टाइम टेकन हो जाएगा x/v, यस सर। है ना। अब ये x निकलेगा ओनली बाय यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स, और तो कुछ हमें करना ही नहीं, केवल सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज कर रहे हैं। क्या ये ट्रायंगल और ये पूरी ट्रायंगल बड़ी सिमिलर है कि नहीं? यस सर। ये छोटी ट्रायंगल और ये पूरी बड़ी ट्रायंगल सिमिलर है ना, बिल्कुल, ठीक है। तो Yes, sir. सिमिलर ट्रायंगल्स में साइड्स का रेशियो और परपेंडिकुलर्स का रेशियो दोनों इक्वल होता है। सिमिलर ट्रायंगल में साइड का रेशियो और परपेंडिकुलर का रेशियो दोनों इक्वल होते हैं। मान लो इसका नाम आई है, ये ए बी है, और ये मैंने बोल दिया सी डी। तो ट्रायंगल आई ए बी is similar to triangle ICD. IAB is similar to triangle ICD. इसका मतलब AB upon CD is equal to perpendicular। ये perpendicular का रेशियो कितना है? ये कितना है? ये वाला D। और बड़े पे परपेंडिकुलर कितना है? बड़े पे 4D 4D, D plus 4D 4D। तो CD बराबर आ गया 4 टाइम्स AB, और AB कितना है? AB 2D, तो ये आपका आया 8D, और CD 8D आते ही जो टाइम टेकन आ गया वो आया 8D अपॉन V।
बताओ विजिबल है ना, दिख रहा है ना सब कुछ, क्या लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. यस। ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर अगले आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक है, देखिए एक पूरे चांसेस होते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू पे कोई सवाल आ जाए इस तरह का, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का भी यूज है और थोड़ा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट भी है। अब जो आपका प्लेन मिरर है, कई बार उसमें कुछ इस तरह की बातें पूछी जाती हैं कि जैसे ये प्लेन मिरर है, आपने इस पर कोई लाइट डाली, इस तरह से, और ये एंगल था 30 डिग्री, कुछ भी दरख्त आपको, अगर इंसिडेंट रे को रोटेट कर दिया जाए 10 डिग्री क्लॉकवाइज, सवाल ये है if the incident ray be turned by 10 degree clockwise, what will be the effect on रिफ्लेक्टेड रे? कीजिए, ये सोचिए और बताइए। सर 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। देखो अगर आपने इसको 10 डिग्री टर्न कर दिया तो नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। 20 डिग्री। अब पहले रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी 30 डिग्री से, पहले रिफ्लेक्टेड रे जा रही थी 30 डिग्री पे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना पे, लेकिन नई रिफ्लेक्टेड रे तो इसके अकॉर्डिंग चलेगी, तो नई रिफ्लेक्टेड रे आपकी गई 20 डिग्री पे, तो यानी कि रिफ्लेक्टेड रे इधर की तरफ टर्न होगी, तो ये टर्न हुई 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्ट आंसर ही आ गया 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ गया ना? ये जैसे मुझे स्क्रीन पे बड़ा क्लियर बोर्ड दिखता है, आपको भी ऐसा ही नजर आता रहता है जैसे स्क्रीन पे मुझे अभी दिख रहा है, क्योंकि वैसे तो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं कर रखी है।
मतलब मेरा पूछने का मतलब है कि नेट क्वालिटी ठीक ठाक आ रही है क्या अभी इस समय? यस सर। ठीक है, तो ये चीज हमें याद हो जानी चाहिए कि अगर मैं इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्शन में, अगर मैं इंसिडेंट रे को थीटा एंगल से क्लॉकवाइज टर्न करूं तो रिफ्लेक्टेड रे उतने ही एंगल से एंटी क्लॉकवाइज टर्न होती है। उसे एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो क्लॉकवाइज। तो मेरा एक जो रिजल्ट आ रहा है, मेरा जो ये रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ये है, ओमेगा। ओमेगा का मतलब समझते हो आप? ओमेगा मतलब ओमेगा रिफ्लेक्टेड इज माइनस ओमेगा इंसिडेंट। क्या मतलब हुआ इस चीज का? माइनस साइन क्यों लगा? माइनस साइन क्यों लगा? एक क्लॉकवाइज आ रही है तो एक एंटी क्लॉकवाइज आ रही है इस तरह से, और इक्वल इसलिए कि अगर 10 डिग्री वो चलती है तो 10 डिग्री ये चलती है, मतलब दोनों की एंगुलर स्पीड क्या है? बिल्कुल सेम। तो अभी बताओ ये क्लियर हो गया ना? रिजल्ट की तरह बना देना, लिख लेना इसमें। चलेंगे? हो गया ये? दूसरा देखते हैं इसके बाद। मान लो ये 60 डिग्री पे रे इंसिडेंट की गई। अब मैं रे को नहीं, मिरर को चेंज कर रहा हूं। मैंने इस मिरर को 10 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया। If the mirror is turned by 10 degree clockwise, what will be the effect on reflected ray? कीजिए। 10 डिग्री क्लॉकवाइज। नहीं, आप कीजिए, गलत से जवाब मत दीजिए, कीजिए इस चीज को। एंटी क्लॉकवाइज। सर 10 डिग्री क्लॉकवाइज।
हाँ जी, क्या आंसर आया? 10 डिग्री एंटी सर 10 डिग्री क्लॉकवाइज। ना, गलत है, गलत है। मैं शुरू में बोल के गया था ये तो गलत जवाब दे रहे हो। सर 10 डिग्री क्लॉकवाइज। 0 डिग्री। सुनो तो देखो, जब आप मिरर को 10 डिग्री टर्न करेंगे तो क्या नॉर्मल टर्न होगा कि नहीं? साथ साथ यस सर। नॉर्मल जाएगा ना साथ साथ। यस सर। तो ये नया नॉर्मल मिला और ये पुराना नॉर्मल था। तो नॉर्मल अगर 10 डिग्री उधर गया और इंसिडेंट रे वही है, तो बताओ नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 70 डिग्री। 70 डिग्री। नया एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है तो नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 डिग्री। 70 होगा। नया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 70 ही होगा। तो ये नई रिफ्लेक्टेड रे है, पुरानी रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री पे जा रही थी? 60 डिग्री। अब देखो, इंसिडेंट रे के साथ पहले रिफ्लेक्टेड रे ने कितना एंगल बना रखा था? इंसिडेंट रे के साथ 120। 120 और अब कितने एंगल पे रिफ्लेक्टेड रे? 140। 140। यानी कि पहले 120 पे थी, पहले इधर कहीं थी, अब 140 पे है, अब इधर कहीं चली गई है। कितना टर्न होगी वो? 20 डिग्री। 20 डिग्री। और जिस तरह से घूमी है ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो आंसर आना था 20 डिग्री क्लॉकवाइज। अगर आपने इंसिडेंट रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है तो रिफ्लेक्टेड रे 20 डिग्री, इंसिडेंट रे बोल दिया, सॉरी, अगर आपने मिरर को 10 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया है तो जो इंसिडेंट रे है वो 20 डिग्री क्लॉकवाइज गई। बताओ आंसर आ गया समझ कैसे है? यस सर। ठीक है। और यहां से जो रिजल्ट बनेगा वही ओमेगा वाला रिजल्ट। क्या बनेगा बताओ यहां से रिजल्ट? ओमेगा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू, पहली बात माइनस नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्शन उल्टी नहीं है। और ये 10 डिग्री घूमी तो डबल 2 टाइम्स ओमेगा मिरर। ओमेगा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओमेगा ऑफ मिरर। ओमेगा इंसिडेंट जो था उसको घुमाया तो हमारा रिजल्ट आया था कि ओमेगा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा इंसिडेंट, ये रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप मिरर को घुमाते हैं तो हमारा रिजल्ट आ रहा है ओमेगा रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू प्लस 2 टाइम्स ओमेगा मिरर। बताओ ये दोनों रिजल्ट समझ आ गए? यस सर। ठीक है। मिटा दो इसको। यस। अब जैसे अगर एक से ज्यादा प्लेन मिरर आ जाए, 2 प्लेन मिरर आ जाए किसी एंगल पे आ जाए और तब आपको इमेजेस लोकेट करनी हो तो कैसे करते हैं? ये मैंने 2 प्लेन मिरर दिए और दोनों के बीच का एंगल ले लिया सपोज 30 डिग्री और उसमें भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली मिरर था। ऑब्जेक्ट इस मिरर की तरफ रख दिया, इस मिरर की तरफ मान लो 10 डिग्री पर रख दिया और ये 20 डिग्री। ये हमने बोला
भी इमेज बने वो सारी आपको लोकेट करनी है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो तरीका सुनो। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हुए इतनी दूरी के रेडियस का एक सर्कल लगा। पहली बात बताओ, ये सर्कल समझ आया? Yes. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मानते हुए ऑब्जेक्ट तक का रेडियस देते हुए सर्कल लगा। जितनी भी इमेज होगी इसी लाइन पे होंगी, क्योंकि मिरर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम करता है। और एक सर्कल में कोई भी कोड होगी, सेंटर से आप इस तरह से मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे वो परपेंडिकुलर ही होता है। ये हम देखना है। अच्छा, कैसे लोकेट करें सुनिए, उसका तरीका सुनिए। सबसे पहले आप बना लो डार्क रीजन। इस लाइन को पीछे बढ़ा लो और इस लाइन को पीछे बढ़ा लो। अगर यहाँ कोई भी इमेज आ गई ना तो वो M1 की भी पॉलिश्ड साइड में है और M2 की भी पॉलिश्ड साइड में है, तो उसकी आगे इमेज नहीं बनेगी। क्या ये बात आ गई है समझ? सर एक बार रिपीट करना। अगर देखो, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आया तो उसकी इमेज M2 तो नहीं बनवाएगा, लेकिन M1 तो बनवा देगा। Yes, sir. यहाँ कोई ऑब्जेक्ट कोई इमेज आई, वो M1 में तो इमेज नहीं बनवा पाएगी, लेकिन M2 के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। Yes, sir. लेकिन इस जगह कोई आई, वो M1 के भी पॉलिश्ड साइड में है और M2 के भी पॉलिश्ड साइड में है। समझ गए हो? Yes. तो दिस इज द डार्क रीजन। यहाँ तो अगर आगे इमेज तो आगे फर्दर काम नहीं चलेगा, तो ये रुक जाएगा। अब सुनो, मैंने एक जगह लिखा M1 और एक जगह लिखा M2। देखो M1 से कितने डिग्री ऊपर है ऑब्जेक्ट? M1 तो 10 डिग्री नीचे पहली इमेज बनेगी। M1 से 10 डिग्री नीचे पहली इमेज बनेगी। अब वो इमेज M1 के लिए तो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करेगी, लेकिन M2 के लिए तो करेगी ना। Yes, sir. M2 से कितनी दूर है वो? 20 डिग्री। 40। Sir, तो M2 से उतना ही पीछे अगली इमेज बनेगी 40 डिग्री। तो भाई ये सवाल आपका होमवर्क है, आज का टाइम हो गया है। आपको एक बार M1 साइड से चलना है, फिर एक बार M2 साइड से। आपका ये होमवर्क है कि टोटल इमेजेस कितनी बनेगी और कहाँ कहाँ बनेगी आप लोकेट करके दिखाना। ठीक है? Yes, sir. ठीक है, आगे हम कल मिलते हैं।